सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक आंसर। तो मैं वापस आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है। तो आज की वीडियो बेसिकली क्या होगी, जो हमारा फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट था उसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मैथमेटिक्स के इस वीडियो में। हिंदी के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं साथ ही साथ आपको, लेकिन वो आएगी नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में नहीं होगा हिंदी का। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैसे। हाँ, लेकिन सबसे पहले मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्या पता आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं पता हो कि मॉक टेस्ट क्या हो रहा है। तो देखो, हमने कहा था कि भाई आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज है। तो उसका जो फर्स्ट जो फ्री मॉक टेस्ट था वो आपका 1 अप्रैल को था। सभी ने मैक्सिमम ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसका। ठीक है, 164 लोगों ने किया है उसे। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। कुछ जो हमारे टॉपर है, मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तीन है। और जो वो जो पर्टिकुलर डिस्काउंट वगैरह है वो आपको काफी वीडियोस में मिल जाएगा। ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है, तो वो अभी मेरे पास है नहीं, मैंने उसकी वो स्लाइड में ऐड नहीं किया। मुझे अभी पर्टिकुलरली याद भी नहीं है। बट हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। आपने देखा होगा काफी लोगों को पता लग गया कि भाई वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी। ठीक है ना। जैसे जैसे अभी कुछ लोग थोड़ा सा हो गए थे, डगमगा गए थे कि सर मेरे तो कम नंबर आए, 200 आए, 215 आए, मैं कैसे अब क्या करूं। तो काफी के डीएम भी आए थे, मैंने उनको बोला है कि भाई आप मॉक टेस्ट दो, बार बार प्रिपेयर करो। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना टाइम मैनेज करोगे, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतनी आपकी हेल्प होगी, उतना ही आप एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी नॉर्मल वीडियोस आ रही है वो थोड़ा सा अभी डिस्टेंस हो गया उनके अंदर आने में, क्योंकि सभी का फोकस पहला जो फर्स्ट था उसके ऊपर थोड़ा था। तो अभी तो जैसे जैसे हमें उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट वाले पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। शुरू होने के बाद सारी चीजें हो ही जाती है ना। तो अभी ज्यादा तो उस पर बोलूंगा नहीं, बस मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि भाई मॉक टेस्ट लो। ठीक है। तो चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये था कि लेट, ये जो हमें एक आर है, रिलेशन गिवन है। ठीक है। क्या है? लेट आर इज इक्वल टू 3,3 6,6 9,9 12,12 6 एंड 12 3 एंड 9, ये रहा। वी आर रिलेशन ऑन द सेट, एक ये सेट है, इसके ऊपर ये रिलेशन है। तो अब हमें बताना है कि ये रिलेशन क्या है। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मैं अभी आपको सारा पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता दूंगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ए के साथ ए आएगा। साथ ही साथ अगर बी भी कर रहा है तो बी के साथ बी आएगा, वेयर ए और बी जो दोनों होने चाहिए वो सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का नाम सिमेट्रिक से ही पता लग रहा है, यानी सिमेट्री होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अभी बता देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर ए कोमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक बोलता है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है अगर आपका ए कोमा बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी कोमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, देन आपका ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, देन आपका ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हो तो कौन सा होता है? तो इक्विवेलेंस होता है। ठीक है। अब तो हमें बस चेक करना है कि भाई इसके अंदर होगा कौन सा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो इसमें ए एग्जिस्ट करे तो ए के साथ ए आ रहा है, 3 के साथ 3 आ रहा है, 6 के साथ 6 आ रहा है, 9 के साथ 9 आ रहा है, 12 के साथ 12 आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नहीं हुआ। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। फर्स्ट क्या है? ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। ठीक है। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर ए कोमा बी आ रहा है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। देखो 6,12 आ रहा है तो क्या 12,6 है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा बचा है, तीसरा जो हमें चेक करना है वो क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो इसके लास्ट में 3 है और किसी के फर्स्ट में 3 है, बिल्कुल इसके फर्स्ट में भी 3 है, इसके फर्स्ट में भी। देखो ये देखते हैं हम। अगर 3,3 एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ एक और चीज एग्जिस्ट कर रही है, क्या है हमारी? 3,9। ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए। अब ये भी एक एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी 3,9 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली कर रहा है। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही 3,12 पे देखेंगे तो वो भी कर रहा होगा। जैसे ही आप देखते हैं ये रहा। ये यही ले लेते 3,12, तो जैसे ही आप लेते हैं तो 3 और 3 3,12 भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही 3,6 भी। और फिर ऐसे ही आप 6,6 से 6,12 उठाते हैं, तो आपको क्या देखना है कि 6,12 सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। तो
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 - x वेयर एफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 द फंक्शन। ये बताने कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा डिक्रीजिंग होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। यही बता रखा था। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट है अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग होता है, और अगर एफ डैश एक्स सॉरी एफ डैश एक्स हाँ लेस देन 0 आता है मतलब तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। हमें एफ एक्स पता है, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स जो है वो है 1/1 - x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है वो निकालना है हमें। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे, इसे अगर लिखते तो 1 - x⁻⁻1। अब इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन 1, फॉर एक्स ग्रेटर देन, किसी भी x ग्रेटर देन 1 के लिए हम करेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा नीचे वाला, लेकिन ये माइनस वाला नेगेटिव साइन इसे लेस देन 0 बना देगा, यानी जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है हमारा, लेस देन 0 आ रहा है, तो यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखो प्रोबेबिलिटी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है। ठीक है, मैं स्टिल स्टार्ट करने वाला हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर से रिलेटेड वो एलपीपी की आएगी। ठीक है, उसके बाद जो आएगी वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बस मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इन्होंने इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रखा है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जब एक दूसरे इवेंट मतलब ए इवेंट और बी इवेंट की मतलब एग्जिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे का इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसका एक ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका सबसे मेन होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारा 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है हमारा 1/4। ठीक है, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1,3 इंटू 1/3 इंटू 1/4, जो कि किसके इक्वल हो गई 1/12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो पहले निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बिल्कुल फॉर्मूला यूज करके निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या आ गई हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आपको जब अच्छे से चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताते हैं। लेकिन अभी मुझे सोल्व तो कराने, क्योंकि काफियों ने आपने अटेम्प्ट किया होगा 12th का, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले ये भी बता देता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है क्या है, ए बाई बी होता है कि अगर आपको निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या होती है, ये असल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताती क्या है कि ये बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, ठीक है, व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, जब बी जो है, ये जो बी इवेंट है ये हमारा पहले ही हो चुका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये कह रहा है कि आपका किंग, मान लो आपके पास ताश के पत्ते हैं, मतलब कार्ड्स है आपके पास, उसके अंदर आपका आपका जो किसी का भी मान लेते हैं हम, कोई भी हम ले लेते हैं, मान लो हार्ट है, हार्ट का जो है किंग वो ऑलरेडी आपका निकल चुका है। ठीक है, आपने एक एक इवेंट निकाली यानी एक कार्ड चूज किया, वो जो आया आपका हार्ट का किंग आया। उसके बाद आपसे पूछ रहे ये ऑलरेडी अकर है, फिर बताना है आपने जो नेक्स्ट कार्ड उठाया उस कार्ड की, वो कार्ड जो होगा वो मान लो क्वीन ऑफ हार्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो होगी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ठीक है, यही था ये बताने के लिए। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। और ये तो आई होप कि आपको सबको पता होगा कि भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये क्या होता है, 1 - a। ठीक है ना, ये होता है ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब चलिए बेसिकली सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वेट अ मिनट गाइस। हाँ, ठीक है, वो एक्चुअली नोटिफिकेशन आया था कुछ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, जो किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी पता है, 1/3 1/4 एंड 1/12। 1/3 प्लस 1/4
एंड -1/12। ठीक है, इसे सोल्व कर देंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगी हमारी, 12 आ जाएगी। ये 4, ये 3 और ये -1 यानी 6/12, जिससे कि हम और अगर करते हैं तो क्या आ जाता है 1/2। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ हमें पेपर में क्या करना है। हमें पेपर में भाई क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हमें ये नहीं देखना कि भाई मैंने जो किया है मतलब सारे मतलब आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, आप चाहो ना तो आप देख रहे हो कि आप इसी के बेसिस पर आप चाहो तो क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, देखते हैं हमारे ए का क्या आ रहा है। ए का आ रहा है हमारा, देखा था हमने क्यू आ रहा है, तो ए का क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, वो है फर्स्ट। ठीक है, तो यहीं से ही आप टिक लगा सकते हो कि भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा ए का क्यू। ठीक है, लेकिन अब मैं तो आपको सारे सोल्व कराऊंगा। ठीक है ना, वरना फिर फायदा ही क्या मेरे का। ठीक है ना, तो अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये करना है हमें, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके साथ निकालनी है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यानी क्या हो गया ये इनडायरेक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसके साथ ए यूनियन बी। ठीक है, ये अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात बताओ, ए यूनियन देखो, एक ये मैं वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा ना ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी हमारी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है हमारी 1/12। यही है, तो अगर हम इसे कर देते तो हमारा आंसर क्या रहे, क्या हम सही कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी क्या थी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी क्या निकली थी, ए यूनियन बी हमारी 1/2 निकली थी। क्या निकली थी, 1/2, 1/12 नहीं 1/2। ठीक है, तो ये कट नहीं होगा, तो ये क्या, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये हमारा जो ए था वो आ गया, यहाँ पे मैच करते हुए चलते हैं। इसके पीछे लिख देते हैं ए, किसके ए का क्यू आया था ना, ये रहा 1/2 ए। अगला आया हमारे ये 2/3, ये किसका है, बी का है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो क्या है, सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटर। अब देखो अब है ना, ये क्वेश्चन आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो। मैं आपको अगर ये देखो, एक और बात मैं बता देता हूँ, जब मैं ये आपको चैप्टर कराऊंगा ना प्रोबेबिलिटी, जब मैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन वापस रिपीट कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, तो ऑल तो मैं करा ही देता हूँ अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। ये दो क्वेश्चन अब आप आगे ट्राई करोगे। ठीक है, आपको आंसर पता है, अगर स्टिल आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे बताना। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, क्योंकि ये वीडियो वरना काफी बड़ी चली जाएगी, जिस हिसाब से इसमें 28 क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मैं अब आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस टू थीटा, और इस पूरे की पावर क्या है 1/2, यानी इनडायरेक्टली ये क्या है हमारा, ये है 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। ठीक है, रूट में है ये, और हमें डेरिवेटिव निकालना है डी थीटा बाई डी वाई, डी थीटा बाई डी वाई निकालना है। ठीक है ना, कि हमें थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के। ठीक है, तो चलो करते हैं सबसे पहले। तो ये इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, कोस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं। कोस टू थीटा का एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस साइड लेके आओगे तो कोस टू थीटा +1 तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y का y एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है डी थीटा बाई डी वाई। ठीक है ना, अब आप इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हो, आई होप। मुझे बस आपको यही कॉन्सेप्ट बताना था, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप इसको देखो, ये याद रखना डी थीटा बाई डी वाई का करना है आपको। ठीक है, तो कर लेना, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2।
ठीक है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, आगे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ये, इसको हम मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये कितनी गिवन है हमें, ये गिवन है हमें 1/2। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इस साइड आके 3/5 यानी 3/10 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी हेल्प से ये निकाल दिया, ये चीज हमने सबसे पहले निकाल ली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, ये देखिए, इसका मैं आपको अच्छे से पहले बताता हूँ, सबसे पहले कैसे कैसे निकालेंगे। मान लो ये हमारा वेन डायग्राम था, ये ए है, ये बी है, ए एंड, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम क्या निकाल देते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल देते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट जो हमें निकालनी है वो क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए को छोड़ के सब कुछ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए को छोड़ के सब कुछ, यानी ये सारा पार्ट, और इसका यूनियन बी के साथ करेंगे तो क्या होगा, यही चीज होगी। ठीक है ना, जो जो मैंने आपका जो ये रीजन है, ये मैंने शेडेड किया है, यानी हमें इसका निकालना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, हमारे पास जो जो चीजें गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। देखो, इसकी निकालनी है तो हम, चलो एक बार पहले करेंगे, तो ये तो टोटल तो 1 होगा, 1 में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देते तो क्या ये चीज आ जाएगी, आप खुद बताओ वैसे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वही है, उससे के लिए हमें पहले सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी पड़ेगी, उससे भी पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। ठीक है, चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है तो वहां से करते हैं सोल्व। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - 4/5, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें निकालनी है वो क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है ताकि उसे हम 1 माइनस करके ये चीज निकाल सके। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम उसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होती है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है कितनी है, गिवन है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है कितनी है, 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने अभी अभी निकाली है, क्या है, 3/10। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से आ जाती है, जैसे हम सोल्व करते हैं, 4/5 माइनस 3/5 प्लस 3/10। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगी, हमारी एलसीएम हो जाएगी 10, तो ये 8 -6 एंड प्लस, इसे हम जैसे ही करते हैं तो ये क्या हो गया, 5/10, जिसे अगर हम अल्टीमेटली सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हमारी 1/2। अब तो इससे हमारी ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, 1 - 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा आप एक बात बताइए, नहीं ए माइनस नहीं कर सकते, इसके अंदर यूनियन है बी का, तो बी के अंदर तो ये पार्ट भी आता है हमारा, ऑब्वियसली आता है या नहीं आता, हम गलती करने वाले थे या नहीं वाले थे, आप बताओ। तो हमें वैल्यू अल्टीमेटली किसकी निकालनी है, कि 1 में से हम माइनस कर देंगे इस पार्ट को, कौन से पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को। तो इस पार्ट को हम कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं, आप खुद बताइए। ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। ठीक है, ए यूनियन बी में से अगर हम सिर्फ बी को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा, ए यूनियन बी में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो सिर्फ ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये पार्ट आएगा उसे हम 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे ये सारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज करते हैं, तो ए यूनियन बी हमारा क्या था, हमने निकाला था ए यूनियन बी हमारा 4/5, उसमें से हमने इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा, 4/5 में से हमने 3/5 को माइनस किया तो हमारा आता है 1/5, यानी ये जो चीज आई है ये क्या आई है, ये आई है। अब इसे 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 - 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो 1/5 प्लस 4/5, तो इसे जैसे ही सोल्व करते हैं तो 5/5, जो कि किसके इक्वल आ गया, 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा,
ठीक है। मैंने आपको इसको बिल्कुल इजी टर्म में बताया ताकि अगर आपने पढ़ा भी ना है अभी से प्रोबेबिलिटी खैर, तो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। वेन डायग्राम की हेल्प से इसीलिए बताया मैंने, ठीक है। चलते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पेज छोड़ा था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इजी क्वेश्चन था। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भी मैंने नहीं पढ़ा है बट स्टिल इजी था। ए हमें गिवन है तो ए स्क्वायर निकालना है, तो किसके इक्वल होगा फिर कंपेयर करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई होप कि सबको आती होगी, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, इसकी जो पहली रो थी इसके कॉलम के साथ, तो इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यही चीज जो इसकी फर्स्ट थी ये इसके साथ हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। फिर आप इसको इसके साथ करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, ठीक है। फिर इसकी इसके साथ ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे क्योंकि आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी इनडायरेक्टली क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 2ab, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स ए, ये हमें कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, इस क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ए उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, पहले ये जो ए है इसको लिखते हैं, ए तो लिखा ही हुआ है, सीधा ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा जीरो, रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर देते हैं, ये ट्रांसपोज होता है 3z2, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई -2 and 0, ये तो हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ ए यानी हर एक उसका जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको क्या माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई -1 -3 -z -2 y -x 2 and 0, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। अब कंपेयर कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो एक तो इक्वेशन हमारी क्या आई है, माइनस जेड मस्ट बी इक्वल टू जेड, जेड और माइनस जेड इक्वल होंगे, ये कब हो सकता है, जब जेड की वैल्यू जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, तो तीन ऑप्शन बचे, ठीक है। उसके बाद हम ये इक्वेशन उठा लेते हैं, एक्स प्लस वाई और एक ये ले लेते हैं। तो एक तो क्या किया मैंने कि एक्स प्लस वाई जो है इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो वो किसके इक्वल है, -3 के। एक क्या है कि एक्स माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है, -1 के। ऐड कर देते हैं, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई तो इसे पुट कर देते हैं हम, x की वैल्यू -2 आ गई तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये अब हमारा आंसर देख लीजिए, -2, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए ये है, बी ये है, तो हमें ये बताना है कि ए बी जब इक्वल होगा तो मतलब क्या क्या कंडीशन होगी, किस किस के ऊपर क्या क्या वैल्यू हो बी की कि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए एग्जिस्ट कर जाए। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी ए निकालेंगे, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले 1 2 3 and 4, ये मैं अच्छे से बताऊंगा आपको जब मैं आपको ये जो चैप्टर कराऊंगा। अभी ये बचा हुआ है बट स्टिल मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सबका 12th का कॉन्सेप्ट इतना तो अच्छा होगा ही, ठीक है। तो इसे अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करते तो क्या हो जाएगा, 3a एंड यहाँ पे 4b, ठीक है। ये तो आया हमारा ए एंड बी। अब निकालते हैं हम बी को इंटू ए, तो b इंटू ए में क्या हो जाएगा, A 0 0 B एंड 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आप इसको करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन हम इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3b, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4b। अब देखो क्या कहना है इसका, ए बी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इन्होंने कहा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर आप ए बी और बी ए को इक्वल करते हो तो ऐसी काफी बी मतलब जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे ए और बी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे
वो होते जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हो ये क्या आया हमारा अल्टीमेटली, ए 2a 3b एंड 4b इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया है ये, A 2b 3a एंड 4b। देखो ए, मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है, ये एक कंडीशन है। और जैसे ये कंडीशन आप लगा देते हैं ना, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी 3 भी, तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आ सकती है ना। तो इसलिए कह रहा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी बीज, बिल्कुल भाई, सच दैट। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली वन बी नहीं भाई, वन मान ले, एक तो यूनिटी हो गया, एक 2002 हो गया, एक 3003 हो गया, तो इनफाइनाइटली देयर एग्जिस्ट, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अभी तो हमने प्रूव किया एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर, नहीं फाइनाइट नहीं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी करेंगे। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब क्या बताना है कि ए स्क्वायर जो होगा ये यूनिट मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, बड़ा इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मेरा फोकस मेनली किस पे रहेगा कि ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वैसे यूनिट मैट्रिक्स आएगा, आप जैसे ही सोल्व करोगे तो ये, ठीक है, ये ए और बी यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा, ये क्वेश्चन पता है मैंने नहीं लिखा प्रॉपर, अभी भी आज भी ग्रुप में मैसेज आया था कि सर इसका आंसर क्या होगा, काफी आप बात कर रहे थे इससे, तो ये बेसिकली वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा जो था उसमें मैंने आपको आधा क्वेश्चन कर दिया था, है ना, अच्छे से क्वेश्चन नहीं था, अभी मेरे को ये क्वेश्चन भी याद नहीं है, 1 मिनट रुको मैं वीडियो स्टॉप करके लिख लूँ क्वेश्चन। तो बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। और जो हमारा जो मॉडल पेपर आया था उसके अंदर क्या हो गया, तो उसमें ये नीचे जो था x+2 रिटर्न नहीं था। तो पता है इस काइंड की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, अगर आपको पता हो तो, कि जो मॉडल ऐप होती है ना, वो सिंपली ऐसे मतलब उसे HTML लैंग्वेज में सारे फॉर्मेट चाहिए ताकि वो आपके उसमें कर सके, ठीक है, हम HTML में अपलोड करते हैं, तो कई कई बार हो जाती है ऐसे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है, तो उस वजह से ये नहीं हो पाता, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ से काफी इजी बन जाता है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 2, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। तो क्या होता है अगर कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और मस्ट बी इक्वल टू उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी वैल्यू, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, हम सीधा क्या निकाल रहे हैं, हम उन दोनों को इक्वल करके सीधा k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियसली इसने कंटिन्यूअस गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल, ठीक है। मैं इसे कितना जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो लिमिट हमें पता है, लिमिट क्या है, x टेंस टू -2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और ये है हमारा क्वेश्चन, x² + 5 - 3, ये 3 जो है ये बाहर है, और x+2। अब देखो सिंपल ही है, आप जैसे ही x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये 0/0 फॉर्म में जा रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, नीचे वाले का अलग कर देंगे, तो नीचे वाले का जैसे ही करोगे आप तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले का करना है, तो ऊपर वाले का जैसे करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -2 ही है, ठीक है। ऊपर वाले का रूट का करेंगे तो 1/2 रूट क्या आ जाएगा, x² - 5, ठीक है। और ये जो है इसका x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे सीधा। अब लिख देते हैं इसकी वैल्यू, प्रॉपर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई ऊपर, तो क्या आ जाएगी -2, नीचे जैसे ही हम -2 पुट करेंगे उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4, और ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी मैं हर बार माइनस लिख देता हूँ, 4 और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 यानी 3, यानी -2/3, और -2/3 को आप जैसे ही सोल्व करते हो तो ये किसके इक्वल आता है, 0.666, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। ये था आपका एल हॉस्पिटल से, काफी सिंपल हो गया है, और हमें क्वेश्चन के अंदर वो ये नहीं देखेंगे आपने किस मेथड से सोल्व किया है, वो बस ये चेक करेंगे कि भाई एमसीक्यू टाइप है, आपका आंसर सही है यार, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द स्फेरिकल बैलून विद वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसका है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, काफी अच्छे से पढ़ाया था ये, ठीक है। इस पे से तो काफी मैंने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए थे, इससे तो काफी अच्छे। तो हमें क्या बताना है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी हमें क्या बताना है, dv/dx बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4/3 πr³ होता है, πr³, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कर देते हैं बस। क्या है, 4/3, 4/3 पाई का पाई,
ठीक है, पाई को अभी सिर्फ पाई रखते हैं। आर क्यूब देखो, मतलब आर करते हैं तो इसका पहले क्या कर देते हैं, मैं इसको था कि इजी बना दूं, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अभी इसको यही 3 रखते हैं 3, लेकिन ये क्या है डायमीटर है तो डिवाइड बाय 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा ना, तो ये हो गया 3/2। अब जो अंदर होगा वो क्या होगा बेसिकली, ये जो हमारी रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है, 3/4 2x+3, ठीक है ना। तो जरा देखना मैंने क्या किया है, 9/16, अगर आपको समझ में आया हो, आई होप कि आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए किया है ताकि जो हमारी कैलकुलेशन ये इसलिए इजी हो जाए, ठीक है। क्या है हमारा 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे है ना 4 2, नहीं यही तो है, क्या है 9/5/16, ओह हमने कहीं 4/3 होता है, 3/4 नहीं, तो 4/3 का 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया ये, इसका स्क्वायर करते 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, बिल्कुल सही किया हमने 9/16, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 9 पाई/16 बिल्कुल ठीक है। और अच्छा इसका डिफरेंशिएशन इसका भी तो होगा ना, ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा, और ये इसका डिफरेंशिएशन तो हमने किया ही नहीं ना, गलती ये कर दी। तो अभी तो सिंपली हमने सोल्व किया, अभी डिफरेंशिएशन किया कहाँ है, अभी तो ये क्या है, तो ये हमारा आया है 2x+3 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 9 पाई/16, तो हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका करते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2x का क्या आ जाएगा 2 भी किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इस 2 से यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 9 3 27, यानी 27 पाई/8, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू हमने आपको पहले बता रखी है कि कितनी होगी 10.602, ठीक है, इस पूरे की, और इनटू में हम 2x+3 का होल स्क्वायर, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, dv/dx, ज्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन भी। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रॉपरली सोल्व करा रखा है, पता है, मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, जो आप अगर हमारी देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले, उसके अंदर ये है, आपको सोल्व करना है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, सी आएगा 5/4। इस क्वेश्चन में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आई है तो वो वीडियो करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन का मे बी पार्ट 4 है, वो करना, उसके अंदर है सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कि हमें क्या गिवन है साइन इनटू में log x प्लस कोस ऑफ log x, और हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पेज छोड़ा है, मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल छोड़ा है। देखो हम इसे क्या करते हैं, हम log x को t मान लेते हैं, log x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, काफी अच्छा है ना, log x को t मानते हैं, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं log x का, तो क्या हो जाएगा 1/x, और इसका क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तो अगर इस साइड ये रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इस x को उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो गया dt/dx इंटू में x, लेकिन x की वैल्यू हम ऐसे तो पुट ही नहीं कर सकते, तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी चलो करते हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, हमें तो x तो रख नहीं सकते, तो x की वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ से निकालते थे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इसकी हेल्प से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को e की पावर में ले लेते हैं, तो e की पावर में आप जिससे ही लोगे तो e से e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा e⁻t, ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो अब यहाँ से हम जैसे ही पुट करते हैं तो 1 की वैल्यू क्या आ गई dt/dx, और इनटू में e⁻t, ठीक है। अब ये जो चीज है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या करते हैं, चलो करते हैं, तो इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है, साइन क्या हो जाएगा, साइन के साथ क्या आ जाएगा, अब हमारा t आ जाएगा, बिल्कुल आएगा t, क्योंकि log x को हमने क्या पुट किया t, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा cos t, और इसके साथ हमारा बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा e⁻t इंटू dt/dx। अब ये सीधा सीधा है ना एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, कौन सी है, कि इफ अगर e⁻x हो और अंदर f ऑफ x प्लस f डैश x हो ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो किसके इक्वल हो जाता है, वो सीधा सीधा इक्वल हो जाता है e⁻x इंटू में fx, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। तो साइन टी मान लेते तो इसका इंटीग्रेशन अब हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो e⁻t का तो e⁻t ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन टी, ठीक है, साइन टी और प्लस सी।
अब क्या करते हैं, अब वापस टी की जो वैल्यू थी वो पुट कर देते हैं, ई रेज टू पावर टी की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स और साइन टी का क्या हो जाएगा साइन ऑफ log एक्स, ये हम ऐसे लिख देते हैं साइन ऑफ log एक्स, और प्लस का क्या आ जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करते हैं तो साइन ऑफ log एक्स, तो ये डी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। देखो, आपके क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन ये जो है ना, ये फोटोज के अंदर इनके ऑप्शंस ऊपर नीचे शफल हो सकते हैं, तो आप जरा ऑप्शन अच्छे से देखना, ठीक है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे मैंने पेज छोड़ा था इसलिए। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखो, मैंने इंटीग्रेशन, मैंने कहा था भाई कैलकुलस से क्वेश्चन आते, तो मैंने कैलकुलस से मैंने भी क्वेश्चन दिए थे और काफी अच्छे क्वेश्चन दिए थे। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई काफियों से होगा, मतलब दिक्कत आई होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो टेंजेंट इनवर्स में आ रहे हैं, यानी टेंजेंट इनवर्स यानी ये कुछ ये वाला फॉर्मूला लगा होगा, 1/1 + x² वाला, बिल्कुल लगा होगा, तभी आया। तो यहाँ से देखो, मैं ऑप्शन की हेल्प से मैं निकाल देता हूँ कि भाई ये जो हमारा x होगा ना, पहले तो इसको अगर हम लिखते हैं कि 1/1 + x² होता है, तो ये क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a होता है। ठीक है ना, ये होता है, और प्लस सी। हम मैं सीधा ऑप्शन को ही कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना, इससे। तो a की वैल्यू वहां से क्या निकल के आ रही है, मेरी a की वैल्यू में निकल के आ रही है √3। ठीक है, और जो मेरा x है, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जो मैंने यहाँ पे x माने, इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो क्या आ रही है, हर जगह अलग अलग आ रही है। ठीक है ना, तो यानी मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो इसी पे ही रहेगा कि भाई x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो चलो अब यानी हमें पता लग गया कि हमें जो है ना इसे कन्वर्ट करना है किसमें, 1/1 + x²। ठीक है, और x जो होगा मतलब इसे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करना पड़ेगा तभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, अभी रही ऑप्शन को नेग्लेक्ट करने की बात, तो यहीं से आप ये बी ऑप्शन तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a होता है, यहाँ पे 1/a, यहाँ पे जो है मैं एक इसकी हेल्प से देता हूँ, हाइलाइटर की हेल्प से, ये जो ये है ये √3, ये 1/a है, और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो √3 है ये इसने यहाँ पे ऊपर ले लिया न्यूमरेटर में, ये तो न्यूमरेटर में तो आ ही नहीं सकता, ये कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो उससे ही हम इसको तो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये चीज आप जरा याद रखिएगा। ठीक है, काफी अच्छी थी, ये पॉइंट अगर आपको याद रह जाता है तो काफी ठीक। ठीक है, अब चलो अब आगे सोल्व करते हैं। अब इसे हमें कुछ इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, लिखते हैं इसको x² + 1 अपॉन x⁴ +x² + 1। अब इसे x² की पावर में करना है, तो इसे x² से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, क्या बन जाएगा ये 1 + 1/x² बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा x²+ 1 + 1/x²। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम हर बार करते रहते थे। तो x² और इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो क्या करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि a² है हमारा x² + b² है हमारा 1/x²। ठीक है, तो 2ab क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम 2ab लेते हैं तो 2 का तो 2 ही रहेगा, a क्या है ये, b क्या है 1/x², तो ये बचेगा -2। ठीक है, ये -2 लिया। अब क्या कर देते हैं, -2 लिया तो +2 भी करना पड़ेगा, +2, और ये 1 तो था ही हमारा, तो क्या हो जाएगा ये डायरेक्टली +3 हो जाएगा। और इसे अगर हम जैसे लिखते हैं तो ये क्या बन गया x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। ये मैं बताऊंगा आपको कि भाई मैंने माइनस ही क्यों लिया, ठीक है ना, सबसे पहले ये बात भी बताऊंगा आपको। तो जैसे ही अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं, क्या आ गया 1 + 1/x² अपॉन ये क्या आ गया नीचे x - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे हमारा जो था ये 3 बन जाएगा, तो 3 किसका हो गया, मान लो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये है और ये है। अब इसको अगर मैं टी लेट कर लेता हूँ, x - 1/x को अगर मैं टी लेट कर लेता हूँ, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का तो क्या हो जाएगा 1, और -1/x का क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे, तो +1/x² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt/t। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेट कर लेता, मान लो यहाँ पे +2 कर देता, तो आप बोल रहे हो कि सर आपने माइनस ही क्यों लिया, तो उसके लिए मान लो यहाँ पे फिर मेरा क्या आता, +1/x होता, तो जिसके कारण यहाँ पे 1 - 1/x² हो जाता, लेकिन ऊपर तो मेरा प्लस ही है ना, समझे, ये पॉइंट लेके। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो अब इसको जैसे ही मैंने किया था तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, हमने इसको टी लेट किया था तो t² और प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब जो था इसके अंदर वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/a का यानी 1/√3 टेंजेंट इनवर्स
टी बाई ए, टी तो ये था, और बाई ए क्या हो जाएगा √3, और प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, 1/√3 टेंजेंट इनवर्स, और टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, टी की वैल्यू एक बार देख लेते हैं हमने क्या मानी थी, टी की वैल्यू मानी थी x-1/x। ठीक है, अब ये x-1/x है, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, x² - 1। ठीक है, तो यानी x² - 1 अपॉन √3 इंटू में x और प्लस का c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन था, बिल्कुल ऑप्शन मिलाना जरूरी है। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप देखो ये क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, ये तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी दिमाग में रह गई तो आपका। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से सोल्व किया, मैंने मतलब आपको बताया भी कि भाई मैं इस डायरेक्शन में क्यों बढ़ा, ऑप्शंस देख के। तो ऑप्शन आपका सीबीटी जो मेथड होता है उनमें ऑप्शन आपका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये क्वेश्चन, चलो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कर, अगर मैं बोलूँ तो आप, ये क्वेश्चन मैं आपको अ, एक वीडियो लेते हैं, उसके अंदर सेपरेटली सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, सिर्फ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी के लिए यहीं पे स्किप करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा ओनली इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर वो हो रहा है कि हम ई रेस टू पावर एक्स को हम सीकेंट थीटा मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्या मानते हैं, वो चीज मैं तो अभी आपको करा दूंगा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन हर एक चीज आपको बतानी चाहिए ना, सब्स्टिट्यूशन में क्यों करते हैं, तो उस चीज के लिए इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से, इससे और इससे, तो एरिया अंडर द कर्व बताना सबसे इजी चैप्टर था, काफी टाइम मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगा था, तो चलो करते हैं। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको x के अलोंग भी और y के अलोंग भी, दोनों के अलोंग बताया था। तो इसने कहा है y की वैल्यू 1 मान लो यहाँ पे, और y की वैल्यू -1 कुछ यहाँ पे, तो ये दो लाइन है, ये दो। ठीक है, और एक और आपको गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और -1, और एक और गिवन है आपको क्या, कि x इज इक्वल टू 2y+3 जो है इसके अलोंग। तो ठीक है, इसके दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। मान लो एक बार तो क्या कर देते हैं, जब y की वैल्यू 0 होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू 0 होगी, जैसे हम मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -3/2, यानी -1.5। ठीक है, तो एक तो क्या है, हमारी y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1 2 एंड 3। y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 3, ये रहा एक पॉइंट, तो ये होगा हमारा 0,3, सॉरी 3,0। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये क्या बोल रहा है, कि जब x की वैल्यू 0 होगी यानी इस पे, तो y की वैल्यू क्या होगी, -3/2, यानी यहाँ पे होगी कुछ। ठीक है, तो हमारा जो कर्व बन है, मतलब जो लाइन बनी है वो क्या बनी है, वो ऐसी बनी है। ठीक है, अब हमें इन तीनों के अंदर जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसी जाएगी, ये लाइन भी कुछ आगे ऐसे जाएगी। ठीक है, तो हमें किसका एरिया निकालना है, हमें इस कर्व का एरिया निकालना है, इसका। ठीक है, अब देखो आपको ये है, अब आप इसको एक्स के अलोंग निकालेंगे तो काफी कुछ मतलब क्या होगा, आपको ही पहले ये निकालना पड़ेगा, लाइन चेंज करनी पड़ेगी, और वहीं आप इसको वाई के अलोंग निकाल दो, को वाई के लोअर लिमिट, अपर लिमिट पता है, लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है -1, इसको जो है वाई के अलोंग में कर देते हैं, और इसका कर देंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वही चीज करते हैं हम। ठीक है, एरिया निकालना है हमें इसका, तो हम सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वो उसी के टर्म में, तो हम लिखते क्या है, 2y+3 है। ठीक है, डी वाई, और जो है इसकी लिमिट हमें पता है कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके -1 तक, तो -1 से 1। ठीक है, तो इसका सिंपल है इंटीग्रेशन कर, तो इंटीग्रेशन भी सिंपल है, इंटीग्रेशन आप जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y²/2 और +3y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें पता है -1, बस जस्ट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया 1+3, और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी, y² करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये पे -3। अब इसे सोल्व कर देते हैं, 4 माइनस -2 का +2 हो जाएगा, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 है, बिल्कुल है ऑप्शन में, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसका ऑप्शन 4 आ रखा हो, मैंने देखा था शायद यही क्वेश्चन था, इसका जो ऑप्शन था वो वहाँ पे 4 है,
तो माइंड मत करना, इतनी छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको उस पर्टिकुलर पे ध्यान देना है, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम था यार हमारा भी, हमने भी मतलब पहली बार ही मॉक टेस्ट बनाया आप लोगों के लिए, बार बार तो नहीं किया है, ठीक है। कुछ चीजें हम भी सीख रहे, कुछ चीजें आप भी सीख रहे हो, नेक्स्ट टाइम से ये गलतियां नहीं होगी, ठीक है ना। इम्प्रूव कर रहे हैं हम भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन जो है x इक्वल टू 3 और x एक्सिस इसका बताना, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। वैसे ग्राफ नहीं, आप ही करो ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका बताना और ये बताना कि क्या इक्वेशन मतलब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती होगी, ठीक है। तो सिंपल ही करते हैं, सबसे पहले 2x dx dy बाई dx जो है माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब देख रहा हूँ मैं तो वेरिएबल सेपरेबल से ही हो रहा है, वेरिएबल सेपरेशन से ही हो जाएगा, तो करते हैं dy बाई dx, यहाँ पे क्या रहेगा 2x को अभी यहीं रखो, ये क्या हो गया y प्लस 3, ठीक है। अब कर दो वेरिएबल सेपरेट, तो dy और इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 3, और इस वजह से करते तो dx और क्या आ गया 2x, dy और dx हमेशा ऊपर आनी चाहिए। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ y प्लस 3, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, जैसे ही इसका करते हैं तो 2x का क्या हो जाएगा, ये जो 2 तो रहेगा यहाँ पे बाहर रहेगा, 1/2 हो जाएगा ना सर, 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x, ठीक है। और प्लस log ऑफ c आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जब ऐसे में हो तो अब दोनों साइड से, सारी साइड से log हटा दे, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और प्लस c, ठीक है। अब देखो एक की पावर ज्यादा एक की पावर कम, तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, सर्कल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। इलिप्स भी नहीं हो सकता, क्या होगा पैराबोला होगा। पैराबोला की क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो जिस टर्म से होती है तो ये एक की पावर हाफ है, एक की पावर ज्यादा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी पावर लीनियर होती है स्ट्रेट लाइन, तो ठीक है, सर्कल के अंदर दोनों की पावर स्क्वायर होती है और इलिप्स में भी दोनों की स्क्वायर होती है, तो वहां से हमें पता लग गया क्या हो जाएगा इसका पैराबोला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, आप बोलोगे सर आपने ऐसा तो कोई बताया नहीं, ये फॉर्मूला नहीं बताया, ये वो नहीं बताया, तो क्या करते हैं, सिंपली करते हैं, कोस इनवर्स 1/8, सबसे पहली बात इसको थीटा मान ले, ठीक है। अब दोनों साइड कोस लेते हैं, तो कब कटेगा, जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में ऑब्वियसली है, तो दोनों साइड लेते हैं, तो 1/8 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा आ गई, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/8, लेकिन हमने तो कोस 1/8 को माना था, तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्टली, ये तो मैंने बस इसको आपको करके बताया, अभी हमने सिर्फ ये लेट किया है, ठीक है। थीटा कोस 1/8 को हम कर देते तो ये क्या हो गया कोस थीटा/2 हो गया, क्या हो गया थीटा बाय कोस थीटा/2। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, हमें कोस थीटा की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, कोस थीटा की वैल्यू निकाल दी हमने, हम सिर्फ किसकी वैल्यू निकालें कोस थीटा/2 की, क्या करेंगे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको कोस थीटा की वैल्यू पता है तो क्या आप कोस थीटा/2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें कोस थीटा की वैल्यू पता है, यानी ये तो हमें थीटा/2 की निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, अब इसको आप ऐसे करते तो कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, सिंपल, यही तो चीज है। क्या मैंने कुछ किया नहीं, किया, कोस थीटा/2 की वैल्यू निकालनी है, तो बस कर देते हैं हम इसे सोल्व। कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1/8, 1/8 रखी है यहाँ पे, और ये 2, ये कोस स्क्वायर थीटा/2 और ये -1, अब ये -1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1 + 1/8, ये किसके इक्वल हो गया 9/8, 9/8 किसके इक्वल है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब ये 2 है इधर डिवाइड में, इधर आके किस में हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा, 8 to the 16 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था पता है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 9/16 था। अब देखो ये बोलोगे सर नेगेटिव, वो बात मैं बताता हूँ, कोस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और 0 से 5 के बीच में ले रहे तो वहां पे भी देखना, क्योंकि ये जो वैल्यू आई थी ये 1/8 कहाँ पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है ना, ठीक है। 9/16 जैसे ही करोगे आप 3/4 इज इक्वल टू कोस थीटा/2, और 3/4 की वैल्यू क्या होती है 0.75, नेगेटिव इसलिए नहीं आई क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था,
बस इजी 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 क्वेश्चन। बस ये चीज याद रखने की कोस थीटा लेट किया था और फिर ये थीटा ही बन गया, तो उससे सोल्व किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, पता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये आज के आपके मॉक टेस्ट में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब ये भी मैं बताऊंगा क्या, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं, टू हो जाएगी। टू कैसे हो जाएगी, देखो क्या है, डिग्री क्या गिवन है, थ्री थ्री। देखो ये बात तो सबसे पहली मैंने आपको बताई थी कि भाई डिग्री जो होगी वो प्रॉपर होगी, ठीक है, प्रॉपर पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें क्या है, 2/3 में, तो यहाँ से नीचे से 3 हटाना पड़ेगा, यानी क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन पूरे का क्यूब करोगे काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको छोड़ के, क्योंकि डिग्री हमें रखनी है। जैसे हाईलाइटर से दिखा देता हूँ, इसको छोड़ के सिर्फ इस वाले पार्ट को सारे को उस साइड भेज दो और फिर क्यूब कर दो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मान लो आपका 3d² y/dx² है, और -5 dy/dx हो जाएगा, +4। अब 2/3 था, इसका स्क्वायर क्यूब, क्यूब किया है मान लो इसका क्यूब। अब आप क्यूब करोगे इसकी पावर ही बढ़ेगी, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री तो क्या है, टू ही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, टू ही हो जाएगी। इसका कुछ भी कर लो कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा आपकी डिग्री पे, तो आंसर आपका क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हमें तीन मेथड पता है, होमोजीनियस, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन, और फिर तीसरा लीनियर वाला, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम नेग्लेक्ट करते चलते हैं, ठीक है ना, हमारा प्रोसेस ये होना चाहिए। ये क्या, ये होमोजीनियस है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू, जो x की पावर है वो 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो इक्वली नहीं है पावर, तो होमोजीनियस तो नहीं, होमोजीनियस नहीं। अब क्या वेरिएबल सेपरेट होंगे, वेरिएबल सेपरेट करके देखेंगे तो वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो, ठीक है। बचा कौन सा, लीनियर, ठीक है। अब जो लीनियर वाला है, लीनियर वाला होता क्या है, लीनियर वाला होता है कि आपका dy/dx यहाँ पे रहेगा, ठीक है, प्लस, या तो आपका y के साथ कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है, सीधा y के साथ कुछ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे q होता है जो उससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। dy = y × qx, अगर इधर हम y लेते हैं तो यहाँ पे q ऑफ x आना चाहिए, ठीक है, ये होता है। और वही एक दूसरा होता है कि dx/dy लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का होगा, और यहाँ पे आपका जो वो होगा q ऑफ y की टर्म में, सिंपल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका और वो होता है, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह वो आपको, और उसके बाद इसे सोल्व कैसे करते हैं, वो आपका होता है y, अगर ये है ऊपर वाला तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx आता है। और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा q के साथ, आपका जो ये इंटीग्रेशन होता है इसी का e⁻p dx और प्लस c। और वही अगर आपका मान लो जो x की टर्म में है, मतलब ये जो सारी चीज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, x इंटू में e⁻p dy होता है यहाँ पे आपका, और q इंटू में e⁻p dy प्लस c, ये होता है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन आगे हमें लेके चलता है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 10y dy/dx, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर देते हैं क्या, मैं देखता हूँ नेक्स्ट मैंने स्लाइड, ओ शिट, गलती कर दिया, वो सब कुछ इरेज हो गया। क्या आपको समझ में आया, Ctrl+Z दबा के देखता हूँ आ जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने उसे इरेज कर दिया। हाँ चलो वापस लिखते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, बेसिकली मैंने आपको सारी वो बता रहा था कि कैसे सोल्व करेंगे। तो इसे क्या है, dy/dx लिखते हैं, ठीक है, प्लस y अपॉन में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 2x माइनस 10y³ और ये जो हो गया इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं हम, ये dy/dx के टर्म में तो बनती हुई नहीं दिख रही, क्या वेरिएबल अलग अलग हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब dx/dy में करते हैं, यानी इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले dy/dx थी ये इस साइड प्लस में, तो उस साइड जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -y, ठीक है। और क्या आ जाएगा, हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 10y, ठीक है। अब ये dx/dy में क्या हो जाएगा, dx/dy में इसको जैसे ही करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10y³, इसके पूरे के आगे माइनस और y। अब देखो, अब इसे अलग अलग सोल्व करते हैं, तो dx/dy हो गया, सॉरी गाइस, dx/dy, इसे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2x/y, अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस
10 y²। ठीक है, अब इस पार्ट को इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dy बिल्कुल हो जाएगा, प्लस 2/y और इंटू में x, ठीक है, इज इक्वल टू 10 y²। अब ये तो हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया या नहीं हो गया, आगे ना उसमें। अब सीधा क्या है, सीधा इसके अंदर पुट कर देंगे, x इंटू में ई रेज टू पावर e की पावर पी डी वाई, वाई के अंदर आएगा, यानी अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, e की पावर में 2/y का, यानी y की पावर क्या होगी, -1 होगी, y की पावर -1 है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, -1, तो पावर क्या करते हैं, पावर एक, अरे 1/y का क्या होता है, log y होता है यार, क्या आप करा रहे हो मुझसे, एक मिनट जस्ट गाइस, क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका 2y, 1/y का क्या होता है यहाँ पे log y हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा log y, ठीक है। अब ये 2 है, इसको बाहर से मतलब पावर में ले आते तो log y² हो जाएगा, मान लो यहाँ से 2 आ गया, और e और log कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा खाली आपका ये बचेगा आपका y², ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ y², यानी क्या हो गया आपका यहाँ पे xy², ठीक है। और इस साइड जो होगा आपका वो क्या होता है, अब मैंने आपको बता रखा है क्या होता है वो, q, और इंटू के अंदर हमारा जो वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने लगाया यानी y², यानी कि इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, q जो है हमारा वो है 10 y², और उसके साथ ये जो हमारा y² ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 10 इंटू में y रेज टू पावर 4 इसका इंटीग्रेशन, जो कि इंडायरेक्टली क्या बन जाएगा हमारा x इंटू y² इज इक्वल टू में, जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे तो y की पावर एक बढ़ा देंगे, यानी 5 यानी 2 y रेज टू पावर 5 प्लस c, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेकंड, सेकंड जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।